बंगाल की राजनीति को समझना हमेशा से एक पहेली सुलझाने जैसा रहा है, लेकिन 23 अप्रैल 2026 की जो तस्वीर सामने आई है वो किसी सामान्य चुनावी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा गंभीर है। सूबे की 152 सीटों पर जब वोटिंग हुई तो जनता का उत्साह ऐसा था कि 92% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब सवाल यह है नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, सवाल यह है कि लोकतंत्र की इस रिकॉर्ड भीड़ के पीछे का असली कारण क्या है। नमस्कार, मैं नाहिद, आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं कि हम अक्सर शांतिपूर्ण चुनाव की बातें करते हैं, लेकिन क्या जमीनी सच यही है? प्रधानमंत्री ने इसे पिछले वर्ष का सबसे शांत चुनाव बताया है, लेकिन जब हम उन वीडियोस को देखते हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार जान बचाकर खेतों में भाग रहे हैं या मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की गाड़ी पत्थरों से छलनी हो रही है, तो मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हमारी परिभाषाएं बदल गई हैं? आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी का क्षतिग्रस्त होना महज एक घटना नहीं है, बल्कि उस तनाव का लक्षण है जो चुनाव के दौरान बंगाल की फिजाओं में तैरता रहता है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद अगर उम्मीदवार सुरक्षित नहीं है तो क्या चुनाव आयोग की फ्री एयरफायर होने का दावा वाकई मुकम्मल है? यह हिंसा सिर्फ पत्थर या बम तक सीमित नहीं है, ये उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक प्रहार है जो एक सुरक्षित माहौल की मांग करता है। इस चुनाव की सबसे बड़ी विसंगति रही है वोटर लिस्ट में बदलाव। 91 लाख नामों का डिलीट होना कोई छोटी बात नहीं है। जब लॉजिकल डिस्क्रिप्शंसी के नाम पर लाखों लोगों को उनके अधिकारों से बेदखल कर दिया गया तो एक बड़ा तथ्य सबके सामने एक ऐसा था जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ट्रिब्यूनल के रास्ते खोले गए, लेकिन हकीकत क्या थी? सिर्फ 139 लोगों को न्याय मिला। उन 34 लाख लोगों का क्या, जिनकी फाइलें दफ्तरों की धूल फांकती रही? ये संख्या किसी एक गांव या शहर की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जनसमूह की आवाज है जिसे चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। अगर हम चुनावी गणित को देखें तो बंगाल का उत्तर और दक्षिण इस दो अलग अलग दिशाओं में तैरता दिख रहा है। नंदीग्राम में इस बार मुकाबला पर्सनल हो गया है। पवित्र कर और शुभेंदु अधिकारी का आमना सामना उस वर्चस्व की लड़ाई को दर्शाता है जो 2021 के बाद से बंगाल की मुख्यधारा बन गई है। वहीं बहरामपुर में यूसुफ पठान की मौजूदगी ने आधार रंजन चौधरी के लिए एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है जिसकी उम्मीद शायद कांग्रेस ने भी नहीं की होगी। एक तरफ बीजेपी का 170 प्लस का लक्ष्य है तो दूसरी तरफ टीएमसी का 15 साल की सत्ता को बचाने की जिद। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 4 मई को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार वोटिंग ने सभी राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमानों को गलत साबित कर दिया है। आज बंगाल ने वोट कर दिया है, वो सिर्फ एक बटन नहीं था, वो एक ककरोच भी था और एक उम्मीद भी। जो हिंसा दिखी वो निराशाजनक नहीं थी, लेकिन जो जनता का हुजूम उमड़ा वो लोकतंत्र को जीवंतता का प्रमाण है कि अब निगाहें 29 अप्रैल पर टिकी है, जहां दूसरे चरण में बाकी सीटों का भविष्य तय होना है। क्या ये 92% मतदान सत्ता के खिलाफ है या फिर ये उस राजनीतिक तंत्र की जीत है जिसे हम बंगाल की राजनीति कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक पर। अभी तो बंगाल चल रहा है, इसलिए बंगाल पर ही सारी न्यूज रहेगी। हमें इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।